हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यू टॉपिक भी है। ठीक है, यानी कि आज से पहले आपने इसको नहीं पढ़ा है ना। और खासकर जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, जो आईसीएसई वाले बोर्ड वाले पहले जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने तो इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बट कोई नहीं। ठीक है, चलिए मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या? मैट्रिसेस, हिंदी में आव्यूह। बड़ा ही इजी टॉपिक है, नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसको ना। चलिए, आव्यूह क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे आव्यूह समझते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बॉय है ना, कोई भी 3 बॉय। ठीक है, और 3 बॉय ने यहाँ पे सामान खरीदा, नोटबुक, कोई भी चीज खरीदा, नोटबुक और पेन। ठीक है, नोटबुक और पेन। तो जो पहले बॉय ने नोटबुक खरीदा वो 15 रुपए का खरीदा और पेन सपोज 10 रुपए का। ठीक है, या पहले बॉय ने 15 नोटबुक खरीदे, 10 पेन खरीदे। दूसरे बॉय ने 10 पेन 10 नोटबुक 12 पेन। तीसरे बॉय ने 11 नोटबुक और कुछ भी 16 पेन। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि जो पहले बॉय, ठीक है, इसको मैंने रो 1 मान लिया ना, इसको रो 2, इसको रो 3, इसको कॉलम 1 और इसको कॉलम 2। कॉलम मैंने क्या होता है? स्तंभ, है ना। रो मतलब पंक्ति, है ना, हिंदी वाले बच्चे, है ना। अब देखो, मैं इसी को किस टाइप से भी लिख सकता हूं, इस टाइप से भी लिख सकता हूं ना मैं, B1 B2 B3, और इधर लिख दिया मैंने नोटबुक और इधर लिख दिया मैंने पेन। तो यानी कि ये 15 10 10 12 और B3 ने, ये B3 है हमारा, B3 ने 11 नोटबुक और 16 पेन खरीदे। तो अब की बात देखना, ये रो का काम करेगा, यहां रो 2, ये कॉलम का काम करेगा। ठीक है, C1 लिख रहा हूं मैं, C2 C3। तो यहां से क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इन दोनों में क्या देखो, जब पहला वाला, जब हमने पहले वाले में क्या, पहले वाला जो अरेंजमेंट किया हमने, उसमें 3 रो आ रही है हमारी, 2 कॉलम। ऐसे दूसरा वाला जो अरेंजमेंट है इसमें चेंज हो गया, क्या, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो यहां से देखो प्रॉब्लम एक ही थी, कंसेप्ट एक ही है ना, लिखे मतलब सिंपल लिखने का तरीका अलग कर दिया हमने। ठीक है, कंसेप्ट मीनिंग वही है, एक ही चीज है। तो दैट मींस यहां से क्या पता चल रहा है आपका कि जो हमारा मैट्रिसेस है यानी आव्यूह है हमारा, एक, अब देखो ये किस शेप में आ रहा, रेक्टेंगल शेप में आ रहा ना। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम, यहां 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो यानी मैट्रिसेस एक रेक्टेंगल एरे है जिसको हम अरेंज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब इसकी पार्टिकुलर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए फिर फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, ऑफ नंबर का। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल एरे है, इसका, नंबर्स का। अब जो नंबर्स है हमारा वो क्या है, जो नंबर्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ, एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज, हिंदी में अवयव, है ना। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे ये हमारा एक एग्जांपल ले लिया ना, तो देखो इसमें 1 रो है, 2 रो 3 रो, 1 स्तंभ, 2 रो, दूसरा स्तंभ। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स में रो यानी पंक्ति कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं यहां से, 2। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब हिंदी में कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है ना, आव्यूह की कोटि, ये समझते हैं हम। ठीक है, हाँ देखना, जैसे अगर ये मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में m रो एंड n कॉलम है, ठीक है, हाँ, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n।
मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो एंड n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n m क्रॉस n। ठीक है, यानी यहां से पता क्या चल रहा, सिंपली जब आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हो तो पहले आप जितने रो हैं उसको लिखते हो, मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उसको लिखते हो। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो यानी कि जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो आप उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ना, m रो का मतलब जैसे पहला एलिमेंट मैंने ये ले लिया a11 a12 a13 डैश a1n, दूसरा a21 a22 a23 डैश a2n। इसी टाइप से जो m रो होगा उसमें ये ले लिया मैंने am2 am3 डैश amn। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में कितने रो हुए, m रो और n कॉलम, तो दैट मींस इसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। ठीक है, तो ऑर्डर ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, और सिंपली छोटे वर्ड में क्या लिख सकते हो आप, e इक्वल्स टू, मैंने इनको इतना बड़ा ने लिख के सिंपल एक साथ लिख दिया aij और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। और aij का मतलब क्या हो गया, aij का मतलब जो i क्या रिप्रेजेंट कर रहा, i पहले वाले को ना, तो पहले वाला यानी कि पहले वाला क्या सिंबल है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा। दैट मींस i कहां से कहां तक है, 1 से लेके m तक, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कॉलम को, तो वह हमारा कहां से 1 से लेके n तक है। ठीक है ना बात, चलिए ठीक है। और जो ये i j हमारे नेचुरल नंबर है बेसिकली। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं फिर इसी में, चलिए आगे समझते हैं। ये नोट देखिएगा ना, aij उसमें एलिमेंट है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दैट मींस e इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल 3 कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जिसके लिए aij ये है हमारा। ठीक है, तो हम दे बनाते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है a11 3 क्रॉस 2, 3 का मतलब m यानी कि रो और 2 का मतलब कॉलम, तो यानी उसमें 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है ना, हाँ, तो यानी कि 3 1 3 2, ये 2 2 है। ठीक है बात, तो ये क्या हो गई, 3 रो 2 कॉलम। अब a11 की वैल्यू क्या होगी, यानी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, तो रख दो यहाँ पे, दैट मींस 1 माइनस 3, यानी यहां से क्या हो गया 1/2, 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 मोड के अंदर है तो दैट मींस 2, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। ऐसी a12 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2, i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 3 इंटू 2 6, तो यानी 1/2 मॉड ऑफ -5, तो दैट मीन 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/2। कर सकते हैं आप इसी तरीके से अगला भी, a2, अब i की जगह 2, j की जगह 1। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 माइनस दिस, दैट मीन 1/2। ठीक है, तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, a11 की जगह 1 आया, a12 की जगह आपका 5/2 आया, और a21 की जगह आपका 1/2 है। बाकी भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अगला कंसेप्ट समझते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए उसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर सिर्फ उस मैट्रिक्स में सिंपल एक ही कॉलम हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ये 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम एक ही है और रो कितने भी सारे हो सकते हैं ना। तो जैसे इसमें 4 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया ना, 4 रो और 1 कॉलम, तो दैट मींस इसमें सिंपल एक ही कॉलम हुआ, तो दैट मींस इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी। क्लियर है इतनी बात? इसी टाइप से रो मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्लियर है बात? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो, कॉलम की जगह रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्लियर है बात इतनी? हाँ, जैसे एग्जांपल इसका सिंपल कोई एग्जांपल ले लो जिसमें सिंपल एक ही रो, कॉलम कितने भी सारे हो सकते हैं।
ठीक है ना। हाँ, जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 रो और 4 कॉलम। ठीक है ना बात, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा। जैसे स्क्वायर होता है ना हमारा, स्क्वायर में क्या होता है, हर साइड बराबर होती है। ठीक है, तो यहां मैट्रिक्स के केस में, अब मैट्रिक्स केस में हमारे पास रो और कॉलम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये इसका मतलब रो और कॉलम जिस मैट्रिक्स में बराबर हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स कब, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या, कॉलम। क्लियर है बात। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये हमारा ए आई जे एम क्रॉस एन को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम इसको, कब, इफ एम क्रॉस एन। ठीक है ना, सिंपली। ठीक है, हाँ, तो सिंपली अब जैसे स्क्वायर, जैसे हम ऑर्डर लेते थे ना, इसका ऑर्डर जैसे 1 क्रॉस 4 था, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सिंपली अगर m और n बराबर हो जाए, ठीक है, तो यानी कि सिंपल इसका मतलब क्या हो गया, यहां से m e i j m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल ऑर्डर m। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिंगल डिजिट में ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऑर्डर m। क्लियर रहती बात। चलिए आगे समझते हैं हम इसी में, आगे देखना, अब आगे आ गया हमारा। हाँ, चलिए समझते हैं। एक नोट देखिए, A इक्वल्स टू Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एलिमेंट ऑफ A11 A22 और ANN इज ए डायगोनल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये ले लिया मैंने, तो ये हमारे ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। ठीक है ना, ठीक है, 1 5 5। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम इसी में डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी समझते हैं, हल्का सा चेंज ही होता है हर किसी में, तो उसको भी समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को हम तब जाके डायगोनल बोलेंगे, ठीक है, अगर उसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0, मतलब ये तो हमारे डायगोनल एंट्रीज हो गए। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे अगर 0 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या, डायगोनल मैट्रिक्स if entries of non diagonal entries, ठीक है, if non diagonal entries are 0, ठीक है ना, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, तो दैट मीन्स Aij हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, ठीक है, इफ कब, इफ Aij 0 होगा, कब, व्हेन I नॉट इक्वल्स टू j पे, व्हेन I नॉट इक्वल्स टू j पे 0 होगा। ठीक है, बाकियों पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया, ध्यान से देखना। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने डायगोनल का, इक्वल्स टू 1 4, ये बाकी ये सब 0। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि जो डायगोनल में है वो नॉन जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई 0 भी हो तभी भी डायगोनल है। ठीक है, दूसरा भी हो तभी भी डायगोनल है, ये भी हो तभी भी डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, मतलब कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज है वो तो शुड भी 0 होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं हम अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ हमारा, इसको भी समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, हाँ, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ठीक है, या ए डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम। ए डायगोनल मैट्रिक्स, अब तो हमने डायगोनल का कंसेप्ट पढ़ लिया ना। ठीक है, अगर
किसी मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्रीज है हमारे स्केलर हो, ठीक है ना, स्केलर हो, तो हमारा वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। कंसेप्ट समझ में आया आपके? हाँ ठीक है ना। दैट मीन अब तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक सेकंड में इसको लिखता हूं, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स पांचवा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स अ diagonal matrix is said to be scalar matrix। कब? if aij, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, aij, ठीक है, aij हमारे 0 और ये k, जीरो कब होगा, क्योंकि डायगोनल के लिए होता है ना, ठीक है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्री 0 होती है, तो वही कंसेप्ट है। पर जो डायगोनल एंट्रीज है हमारी, उसमें क्या होनी चाहिए, सिंपल एक ही होनी चाहिए, ये दैट मींस स्केलर और एक ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, और अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, e इक्वल्स टू 5,0,0,0,5,5,0,0, तो यहां क्या हुआ, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो गया जब i और नॉट इक्वल्स टू j था, और जो डायगोनल एंट्रीज है ये कांस्टेंट है और एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, आप समझते हैं हम आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझते हैं हम, ठीक है। छठवा इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए डायगोनल मैट्रिक्स, या ए स्केलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, या डायगोनली बोल लो, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी कब, इफ aij इक्वल्स टू 0, जब i नॉट इक्वल्स टू j है और i इक्वल्स टू j पे सिंपल 1, मतलब स्केलर है और फिक्स है कि 1 ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें k लिया था ना हमने, k तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ये एग्जांपल किसका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरा नाम भी देते हैं, अदर नेम क्या होगा इसके, अदर नेम क्या, कोई नल मैट्रिक्स भी बोलता है, कोई वॉइड मैट्रिक्स भी बोलता है, ठीक है। ये इसके अदर नेम है, ठीक है, ठीक है। सॉरी वो जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्लिप हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट हमारा सातवां, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि नाम से पता चल रहा, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज हमारे जीरो हो तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स। दैट मींस E इक्वल्स टू, अगर aij हमारा किसी भी ऑर्डर का है, ठीक है, ठीक है, हाँ, किसी भी ऑर्डर का हमारा, ठीक है, ठीक है, एंड eij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i एंड j के लिए, ठीक है। दैट मींस ए इज नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसी के नाम है सब, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों के। चलिए अब हम आगे समझते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, चलिए आगे समझते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का क्वेश्चन आता है ना, तो देखिएगा। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, मतलब दो मैट्रिक्सों को हम कब इक्वल बोलेंगे, कंडीशन पहली, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, पहली बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब समझिए, इसमें कंफ्यूज होता है, मतलब हर एलिमेंट ऑफ ए, मतलब पहले मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से मैच होना चाहिए। मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ये दो मैट्रिक्स है, मतलब सेम प्लेस पे, ठीक है। जैसे इस प्लेस पे, यहाँ पे ये इसका पोजीशन क्या है, 1 1 ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस प्लेस पे ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, ये मतलब उसका। दैट मींस मैथमेटिकली aij इक्वल्स टू bij फॉर ऑल i एंड j के लिए, ठीक है। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे x y z a b c दिया है, ठीक है,
और यहां से दिया आपका -1.502 स्क्वायर रूट 632, ठीक है। तो दैट मीन देखो अब ये दोनों इक्वल पहले ही दे रखे उसने, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है ऐसे एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 2, ए की वैल्यू √6 और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू 2। ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। तो यही था इसमें, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हाँ और नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। वैसे 3.1 भी यहाँ पे कुछ है नहीं ज्यादा खास, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, एक्सरसाइज 3.1 को मैं सेपरेटली डिस्कशन कराऊंगा, 10 मिनट लगेंगे उसमें, ठीक है ना। ठीक है तो फिलहाल आप इसको अच्छे से कंसेप्ट पढ़िएगा, जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार रिकॉल कीजिएगा और बुक से जितना मैंने पढ़ाया आप एक बार खुद भी पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट पूछिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।